नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, मेडिकल की कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट इत्यादि उपलब्ध करा दिए गए हैं, सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं। खबर की शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। मैंने एक दिन एक वीडियो में आप लोगों को एक बात बताई थी कि एक रीजनिंग में एक प्रश्न आया करता था मैथ में कि एक बंदर एक पाइप में 5 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, फिर 3 मीटर नीचे चला आता है, कितनी देर में वो पाइप में सबसे ऊपर पहुंचेगा। सेम वही कहानी हो गई है 69,000 शिक्षक भर्ती की। एक मुकदमा सॉल्व होता है तो दूसरा मुकदमा आ जाता है, तीसरा मुकदमा सॉल्व होता है तो चौथा मुकदमा आ जाता है। अभी हाल ही में उत्तर कुंजी वाले मामले का पटाक्षेप हुआ है, उसके बाद में एक नया मामला आ गया है एमआरसी को लेकर के। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी एसटी और ओबीसी के ऐसे छात्र जो सामान्य वर्ग में चयनित हो सकते थे, वो उनका चयन ओबीसी में हुआ है। इसको लेकर के विरोध हो रहा है, विरोध बढ़ता ही जा रहा है। और पहले यह विरोध सोशल मीडिया तक सीमित था और अब यह विरोध बढ़ गया है। और पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसने एक नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेच फंसा दिया है। भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, परीक्षा न्याय प्राधिकारी और सचिव को 7 जुलाई को तलब किया। 7 जुलाई को सुनवाई है। इसके बाद में आज एक सूचना और है कि 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले के विरोध में आज पीएनपी पर प्रदर्शन कर रहा है न्याय मोर्चा। और आगे की जो अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आगे लिखा है कि सरगना के 2 साले भी वांटेड, तलाश में दबिश। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एसटीएफ ने सरगना केएल पटेल के 2 सालों को भी वांटेड कर दिया है। दोनों की तलाश में फूलपुर, करवाई, बारिया समेत कई इलाकों में दबिश दी गई है। इसके अलावा चंद्रमा और मायापति की तलाश में भी स्टाफ ने कई जगह छापे मारे हैं। जांच में पता चला कि केएल पटेल के कई रिश्तेदार इस गोरख धंधे में शामिल है। सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। 69,000 भर्ती मामले में एसटीएफ की जांच काफ़ी आगे बढ़ गई है। अभी चंद्रमा सिंह यादव और मायापति नहीं पकड़े गए हैं, उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि सरगना केएल पटेल के कई रिश्तेदार भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। उसके 2 सालों सत्यम और शिवम भी इस मामले में शामिल, तो इनका पूरा रिश्तेदार और बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे। और केएल पटेल की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति अभी भी वांटेड हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बारे में आगे भी सूचना है। लिखा, सैकड़ों शादी ओएमआर नहीं भर सके, शिक्षक बनने के अंक। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में जालसाज सभी चयनितों को सफल नहीं करा सके। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। चयनितों को उत्तीर्ण कराने व पेपर आउट के आरोप रिजल्ट आने के बाद तेजी से लगे। वजह, जालसाजों के झांसे में आने वालों को एतबार था कि वे परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, इसलिए अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में ओएमआर सीट, नाम, अनुक्रमांक आदि सूचनाएं भरकर शादी छोड़ दी। कुछ ने ओएमआर आदि अधूरी भरी। ऐसा करने वालों के अरमानों पर पानी तब फिर गया जब उनकी ओएमआर में शिक्षक बनने लायक अंक नहीं भरे जा सके। रिजल्ट में उन्हें इकाई में ही अंक मिले हैं। जालसाजों के खेल को सिलसिलेवार समझिए। भर्ती का रिजल्ट आने तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की भर्तियों में पहले भी होता रहा है और अभी भी इस तरीके की सूचनाएं मिलती रहती हैं कि प्रतियोगी अपनी जो ओएमआर सीट है वो खाली छोड़ देते हैं और बाद में अंदर से परीक्षा एजेंसी के द्वारा नंबरों में हेरफेर किया जाता है। और इसके बारे में एक बार भारत समाचार पत्र टीवी चैनल ने भी बताया था कि परीक्षा एजेंसी ने किस तरीके से इस भर्ती में गड़बड़ी की है। और अब ये जो सैकड़ों शादी सीटें जो मिली हैं, जो भरी नहीं गई हैं, वो किस वजह से खाली रह गई हैं, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। या पैसा समय से नहीं पहुंचा है या कोई और बात है। अगली सूचना है एसएससी सीजीएल 2019 टियर 1 का जो परिणाम वो घोषित कर दिया गया है। 9,78,000 व्यक्तियों ने यह परीक्षा दी थी और 1,53,000 विद्यार्थी इस परीक्षा को पास किए हैं। लिखा, कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। यह परीक्षा 3 से 9 मार्च 2020 तक कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में देश भर से शामिल हुए 9,78,103 परीक्षार्थियों में से 1,53,000 को अगले चरण की परीक्षा यानी टियर 2 के लिए सफल किया गया। टियर 2 परीक्षा अक्टूबर में होगी।
आयोग ने सफल छात्रों की 3 सूची तैयार की है। पहली सूची में असिस्टेंट ऑडिटर, तो ये पूरी जानकारी दी है। और ये परीक्षा जो है अक्टूबर के महीने में प्रस्तावित है, मेंस परीक्षा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा एपीओ मेंस की। इसके बारे में भी मैंने कल बताया था कि लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है। एपीओ मेंस जो है 18 और 19 को लखनऊ और प्रयागराज में होना है। लोक सेवा आयोग ने एपीओ मुख्य परीक्षा 2018 का कार्यक्रम बुधवार को घोषित कर दिया। आयोग ने पिछले दिनों जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में यह परीक्षा 18 जुलाई प्रस्तावित की है। परीक्षा 18 व 19 जुलाई को आयोग के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में होगी और ये टाइमिंग भी दी है। इसके बाद में अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की। लिखा है यूपीएससी प्री में परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर। संघ लोक सेवा आयोग ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। आयोग द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर रविवार को पूरे भारत में संशोधित कार्यक्रम और इसके तहत 5 जून 2020 को प्रकाशित आरटीएस के अनुसार करेगा। उम्मीदवार अपने पसंद के केंद्रों के चयन के लिए आयोग की वेबसाइट 7 जुलाई से 13 जुलाई तक और फिर 20 से लेकर 24 जुलाई तक शाम 6 बजे 2 चरणों में आवेदन जमा कर सकेंगे। तो विद्यार्थी अपना जो परीक्षा केंद्र है वो चुन सकेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा अनुरोध किया था कि उनको आवागमन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए परीक्षा केंद्र चुनने की आज़ादी दी जाए। लंबी भर्तियों की जांचें, हाई कोर्ट में लगातार भर्तियों पर मुकदमे, पेपर आउट और धांधली, ये जितने भी प्रकरण हैं भर्तियों के, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है, सभी राज्यों की समस्या है, सभी सरकारों की समस्या है। बात केवल ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में ऐसा हो रहा है, कोई भी सरकार हो शुचितापूर्ण परीक्षाएं नहीं करवा सकती है। देखिए ये मामला बिहार का है। लिखा है बिहार में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का टूटा सपना, 94,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये सब सारी की सारी गलतियां सरकार की ही होती हैं। सरकार की कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। सरकार जल्दबाजी में गलतियां कर देती हैं और परिणाम भुगतते हैं विद्यार्थी। नीचे लिखा है बिहार में एक बार फिर से शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का सपना अधूरा रह गया है। पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में होने वाले 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल बहाली पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। साथ ही कहा है कि सरकार बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कैसे कर सकती है। मैं बताता हूं कि बदलाव क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि जो बदलाव किया गया है कि 23 नवंबर 2019 तक ही डीएलएड पास व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने दिसंबर 2019 में पास किया है एसटीईटी, वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। सरकार के इस नियम के विरोध में अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए, जहां सुनवाई करते हुए जस्टिस उपाध्याय ने तत्काल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मामले सरकार को पहले से ही इस बारे में होशियार रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं विद्यार्थी कोर्ट न चले जाए, कहीं विज्ञापन में या नियमावली में कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद में अगली सूचना है उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रोन्नत में मिलेंगे औसत अंक। नीचे लिखा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को उनके पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत अंक के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। अभी यह फैसला लिया गया है कि जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं फाइनल ईयर के, उनको पास कर दिया जाएगा। और लिखा है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति लेकर के निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के तो इस तरीके से जो उनका विद्यार्थियों का पिछला रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम आया है और विद्यार्थियों में सुखबुगाहट है कि इस भर्ती में भी जमकर के धांधली हुई है। धांधली के सारे रिकॉर्ड इस भर्ती में भी तोड़े गए हैं। जिस तरीके से आरोप लगा था 69,000 शिक्षक भर्ती में कि कोई व्यक्ति 150 में 142 नंबर, 143 नंबर कोई कैसे ला सकता है, इतना ज़्यादा नंबर 95% नंबर कोई कैसे ला सकता है इस धरती पर रह करके। उसी तरीके से अब ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मेरे हाथ में ये परिणाम है, आप इसे देख सकते हैं और हिंदी विषय का परिणाम है
और एक आप देखिए ये सुनीता यादव हैं 24 नंबर पर, इनके जो नंबर 195.29 200 नंबर में, यानी कि 98% नंबर, 190, 183, 195, 195 इस तरीके से नंबर विद्यार्थियों ने बटोरे हैं लिखित परीक्षा में। और भले ही इनको जो है इंटरव्यू में कम नंबर दिया गया, लेकिन लिखित परीक्षा की वजह से इन दम पर इनका चौथा स्थान मेरिट लिस्ट में आ गया, 24वां स्थान। बात केवल हिंदी विषय की नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती में बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं। देखिए एक और विषय है, इसमें लिखा हुआ है, ये हैं कंचन कुमारी, इनके भी 195.29 नंबर है ये वाला। और इसके बाद में एक है महेंद्र प्रताप, इनके भी 195 नंबर हैं। इसके बाद में एक और हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब छोटे मोटे आयोगों में नज़र तो सबकी जाती है, लेकिन ये जो भर्तियां चुपके से हो जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता है, इन भर्तियों में भी जमकर के धांधली हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस से हुई है या पेपर आउट से हुई है या परीक्षा एजेंसी के द्वारा करवाया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बदलते नियम के खिलाफ प्रतियोगियों की लामबंदी तेज हो गई है। प्रतियोगी पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू न करने के आरोप में अड़े हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की योजना है। साथ ही प्रतियोगियों के निशाने पर आयोग के सचिव ने सोशल मीडिया में मुहिम संग सीएम को पत्र भेजकर शिकायत की है। प्रतियोगी छात्र अविनीश पांडे का आरोप है कि आयोग के अध्यक्ष को सचिव गुमराह कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र आलोक सिंह का कहना है कि पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी विषय की प्रथम पाली की परीक्षा में बदला गया था, तो सचिव हमेशा झूठ बोलते हैं। एक बार की बात नहीं है, जब भी इस तरीके की कोई बात आती है, विद्यार्थी विरोध करते हैं तो सचिव से बयान दिलवाया जाता है और सचिव किसी तरीके से गोलमोल बात करके झूठा आश्वासन देकर निकल लेते हैं। इस बार भी सचिव स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ नहीं बता रहे हैं, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। विद्यार्थियों की मांग है कि इसके बारे में एक विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि स्केलिंग किस तरीके से हटाई गई है, क्यों हटाई गई है। नीचे लिखा कि पीसीएस 2019 के नोटिफिकेशन में बदलाव को भी नहीं बताया गया था। पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को लेकर के बयान भी गलत है। स्केलिंग लागू होने पर मार्कशीट में पॉइंट में नंबर दर्ज होता है। सूत्रों से पता चला है कि पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में सीधे सीधे नंबर दिया गया है, पॉइंट में नंबर नहीं दिया गया है। अगली सूचना यूपी बोर्ड की। लिखा यूपी बोर्ड के अंक सह प्रमाण पत्र पर हिंदी का बोलबाला। देश में हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश के अहम शिक्षा संस्थान यूपी बोर्ड के अंक सह प्रमाण पत्र में अब हिंदी का बोलबाला है। डिजिटल अंक पत्र में अभ्यर्थी व उनके माता पिता का नाम हिंदी में दर्ज किया गया है। इससे पहले अंग्रेजी में ही प्रचारित आदि का नाम लिखा जाता था। बोर्ड ने यह कदम हाईकोर्ट के आदेश पर उठाया है। इसके लिए पिछले वर्ष कई बार अभ्यर्थी आदि के नामों को दुरुस्त कराने की प्रक्रिया चली। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा विवाद होता था स्पेलिंग को लेकर के। लोग बोर्ड ऑफिस में चक्कर लगाते रहते थे, दलालों के पास चक्कर लगाते रहते थे। उससे निजात पाने के लिए अब ये कहा गया है कि इंग्लिश में भी पिता का नाम हो और हिंदी में भी हो। अगर किसी भी शब्दावली में कोई दिक्कत है तो किसी भी भाषा के नाम को समझ लिया जाए। और बुधवार से जो विद्यार्थी हैं अपने अपने विद्यालय में जाकर के मार्कशीट के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लिखा है प्रधानाचार्यों ने यूपी बोर्ड के सचिव की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाला और उसे रिकॉर्ड से मिला करके सत्यापित करके सौंपा है। यह मार्कशीट परीक्षार्थियों के लिए अस्थायी तौर पर मूल मार्कशीट की तरह ही काम करेगी। इतना ही नहीं, डिजिटल मार्कशीट मूल अंक पत्र की तरह ही होगा। ये एक बड़ा बदलाव है। जो भी मार्कशीट मिलेगी वो ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड की हुई मार्कशीट मिलेगी, वो भी विद्यालय के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।